कि इस कहानी को ज़रूर सुनिए, और इसलिए सुनिए क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मेल आते हैं क्राइम द फैमिली मेंबर के। उनमें ये है कि एक बड़ी तादाद में लोग इंडिया के बाहर रहते हैं, बहुत सारे इंडिया में भी हैं लेकिन अलग अलग शहरों में, और एक बड़ी तादाद ऐसे जिनके बुजुर्ग माँ बाप अकेले रहते हैं। बेटा किसी और शहर में नौकरी कर रहा है, या फिर बेटी कहीं और है, देश में या देश के बाहर, और वो लोग एक रिटायर्ड लाइफ, अलग मियाँ बीवी जो बुजुर्ग हैं, 70-80 साल की उम्र है, अकेले रहते हैं। ऐसे बुजुर्ग माँ बाप के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। और ये कहानी उन माँ बाप के लिए भी है जिनकी कोई औलाद नहीं है, जो बे औलाद है लेकिन तन्हा है, मियाँ बीवी साथ रह रहे हैं, उम्र हो चुकी है। उनसे मेरी गुजारिश ये है कि वो अपने आस पड़ोस के लोग या जो भी रिश्तेदार हैं उनसे बीच बीच में ज़रूर बात करें। अगर उन्हें कोई परेशानी है तो शेयर करें। अगर शेयर करेंगे तो बहुत कुछ बदल सकता है। ये कहानी आज एक ऐसे बुजुर्ग हस्बैंड वाइफ की है जो अगर अपनी तकलीफ, अपनी चीज़ों को सिर्फ शेयर कर लेते तो शायद उनकी जान नहीं जाती। दिल को कचोट देने वाली ये कहानी है कर्नाटक के बेलगावी में एक गांव है बिड़ी। इसी गांव में एक परिवार रहा करता था, डी नाजरत और फ्लेवियाना नाजरत। ये हस्बैंड वाइफ। डी नाजरत साहब की उम्र करीब 83 ईयर ओल्ड थे वो, और फ्लावानिया नाजरत की उम्र 78 साल। 83 साल के हस्बैंड, 78 साल की पत्नी, दोनों बुजुर्ग, बे औलाद, इनकी कोई औलाद नहीं। ये अपनी रिटायर्ड लाइफ इस कर्नाटका के खूबसूरत से गांव में बिता रहे थे। एक इन्होंने खूबसूरत सा घर बना रखा था, और इस घर का इन्होंने बाकायदा एक नाम रखा था, सबीना विला। सबीना असल में डी नाजरत साहब की माँ का नाम था, और अपनी माँ के नाम पर उन्होंने ये खूबसूरत सा एक घर बनाया था। हस्बैंड वाइफ दोनों अकेले रहते। 83 साल की उम्र होने के बावजूद डी नाजरत कभी किसी से मदद नहीं लेते, यहाँ तक कि चाय भी वो खुद बनाकर पीते थे। दोनों घर के सारे काम खुद करते हैं। इलाके के सेंट सेबेस्टियन चर्च जाते हैं, चर्च के प्रेयर में हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा लेकिन पड़ोसियों से, बाकी गाँव के जो फंक्शन, बाकी चीज़ें होती उसमें उससे बड़े कटे रहते थे। सिर्फ ज़रूरी सामान लेने के लिए ये दोनों घर से बाहर निकलते या फिर घर में ही रहते। रिश्तेदारों से भी बहुत कम बातचीत होती। उम्र भी इतनी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी मार्च 27, अभी लास्ट मंथ की बात है, गांव के एक चर्च से कुछ लोग, सेंट सेबेस्टियन चर्च के कुछ कार्यकर्ता इनके घर पर पहुंचते, क्योंकि इसी चर्च में वो हर प्रेयर में जाया करते थे। और कुछ एक चर्च का फंक्शन था, उसके लिए डोनेशन लेने के लिए 200 रुपये गए। इन्होंने इस सबीना विला में घंटी बजाई, दरवाज़ा खुला नहीं। बाहर का मेन गेट था, इन्होंने गेट पे जो छोटा सा होता है जिसको आप लोहे का खोल सकते हैं, तो वो खोलकर जब अंदर गए तो अंदर मेन दरवाजे के पास अचानक उन लोगों को खून के निशान मिले। वो चौंके, आवाज दी, कोई अंदर से आवाज नहीं आ रही। उन्हें लगा कुछ गड़बड़ है। फौरन उन लोगों ने पुलिस को इत्तला दे दी। पुलिस मौके पर आती है, घर के अंदर दाखिल होती है। जो पहला दरवाजा खुलता है उसके पास एक पूल जैसी जगह थी, वहां पर मिस्टर डी नाजरत की लाश पड़ी थी, खून से लथपथ। पुलिस अंदर गई तो बेड पर उनकी वाइफ फ्लेवियाना की लाश पड़ी थी, पर उनके जिस्म पर कोई खून के निशान नहीं थे। पुलिस लाश को उठाकर अस्पताल भेजती है, पोस्टमार्टम होता है। पता चलता है कि फ्लेवियाना की मौत जहर की वजह से हुई, और डी नाजरत की जब बॉडी को चेक किया गया तो पता चला कि उनकी कलाई कटी हुई है, गला कटा हुआ है। शायद उन्होंने खुद की जान ले ली थी। तलाशी के दौरान अब पुलिस को कमरे में टेबल पर रखा 2 पन्नों का एक नोट मिलता है, और उस 2 पन्ने में पूरी कहानी थी। कहानी आज के एक नए सबसे खतरनाक क्राइम, साइबर फ्रॉड की कहानी, बुजुर्गों के तन्हा रहने की, और कहानी अपनी बातचीत किसी और से न शेयर करने के एवज में जो अंजाम होता है उसकी। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था, इस 2 पन्नों के नोट में जो पूरी कहानी थी
उसमें लिखा था कि जनवरी में एक फोन आता है डी नाजरत के पास। फोन करने वाला कहता है कि मैं दिल्ली से बोल रहा हूं, टेलीकॉम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूं, और आपका जो सिम है, आपने जो सिम अपने नाम पे रजिस्टर करा रखा है, उस सिम से कुछ लोगों को गलत मैसेज, अश्लील मैसेज, राष्ट्र विरोधी मैसेज, ये सारी चीजें सर्कुलेट की जा रही है और कानूनन ये गलत है। तो इसीलिए अब आप हमारे सीनियर अफसर से बात करें। इसके बाद सीनियर अफसर को एक फोन दिया जाता है ये कहकर कि क्राइम ब्रांच के सबसे सीनियर अफसर हैं। अब वो फोन पर बातचीत होती है, उन्हें कहा जाता है कि आपके फोन का मिसयूज आप कर रहे हैं, आप लोगों को डरा धमका रहे हैं, आप एंटी नेशनल चीजें कर रहे हैं। अब वो अपनी सफाई देते हैं। 83 साल के बुजुर्ग ये सब सुनकर पूरी जिंदगी की अपने बुढ़ापे में झेल जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसमें सीधे सीधे आपकी अरेस्टिंग है। तो कुछ चीजें बता, उन्होंने अपनी सफाई दी तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अगर फॉरेन से आपका कोई लेना देना नहीं है, आपने धमकाया नहीं, किसी से पैसे वसूले नहीं, तो अपनी कुछ डिटेल दीजिए। उन्होंने अब डिटेल के नाम पे पूछा आपके पास एफडी क्या है, एफडी की डिटेल क्या है, कितने शेयर्स हैं उसकी डिटेल क्या है, जमीन है, घर की प्रॉपर्टी, कागजात, वो सब क्या है, ये सारी जानकारी ली। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ केस बनता है और फिर इस केस से बचने के लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। अब हस्बैंड वाइफ दोनों इस बात को आपस में शेयर करते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती। उन्हें लगता है कि बाहर बताएंगे रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, क्या कहेंगे, हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अब दोनों परेशान। इसके बाद 22 अलग अलग बैंकों के अकाउंट में अगले 2 महीने तक, जनवरी 27 को पहला कॉल आया था, उसके बाद फरवरी और 27 मार्च को इन दोनों की मौत हुई थी। 2 महीने तक 22 बैंकों में कुल मिलाकर इन्होंने 59 लाख और 63,000 59,63,000 रुपीज 22 अलग अलग अकाउंट में डाल दी। इसके बाद भी फोन आना बंद नहीं हुआ, धमकी देना बंद नहीं हुआ। इस दौरान में इन्होंने अपने 2 दोस्तों से 5 लाख रुपए कर्ज लिए, एक चर्च के ही प्रीस्ट से 50,000 रुपए उधार लिए, 7.15 लाख 7,15,000 की इन्होंने गोल्ड और ये सारी चीजें जो गोल्ड लोन देती है उसके यहां गिरवी रखकर 7,15,000 रुपए दिए। जितनी सेविंग थी वो सब दे दी। 59,63,000 रुपए 2 महीने में 22 अलग अलग बैंकों में इस फोन पे जो धमकियां मिली उसके जरिए इन्होंने ये सारे पैसे जमा कर दिए। इसके बाद इन्होंने लिखा कि अब मेरे पास ना पैसे हैं ना और कोई चीज जो गिरवी रख सकते हैं, और अब हम थक गए। 83 और 78 साल की उम्र में अगर हमें कुछ होता है, गिरफ्तार होते हैं, तो फिर उससे अच्छा है कि मर जाए। और इसीलिए हम दोनों ने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया और 27 मार्च को इन दोनों ने अपनी जान दी। अब इस 2 पन्ने के नोट पे पूरी कहानी पढ़ने के बाद पुलिस ने जब अपनी तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट से फोन तो आया, फोन के जो डिटेल निकाले गए, अब ये था कि क्या ये लोग डिजिटल अरेस्ट हुए, लेकिन उनमें से कोई भी 2 महीने में कॉल, 5 मिनट ज्यादा का वीडियो कॉल नहीं था। डिजिटल अरेस्ट अमूमन 5 मिनट के लिए नहीं होता। तो पुलिस को पता चल गया कि ये डिजिटल अरेस्ट का खेल नहीं था। जितने नंबर थे वो सारे फोन वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी VoIP है, जिसके जरिए आप ट्रेस नहीं कर पाते, उनसे किए गए थे। VoIP से कॉल आता था और ये जब कॉल की डिटेल तलाशी गई तो पता चला कि इसके तार दुबई से मिल रहे हैं। जो पहला इन्होंने कॉल किया था वो 27 जनवरी को किया था और इसके बाद अगले 2 महीने में ये कॉल आते रहे लगातार और ये पैसे देते रहे।
अब जब सारी चीजें हो गई, 27 मार्च के बाद से लेकर आज हम 11 अप्रैल में बैठे हैं। पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर दिया, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। 2 नाम उस नोट में लिखे हैं जो लोग फोन करके इन्हें बताते थे और जिनके कहने पर ये पैसे देते थे, वरना ये था कि आप को हम अरेस्ट करेंगे। उस नोट में इन्होंने 2 और बड़ी मार्मिक चीज लिखी। एक लिखा कि उनकी पत्नी की निशानी के तौर पर कुछ कंगन हैं, कुछ कान की बालियां हैं, कुछ चूड़ियां हैं। तमाम मुसीबत के बावजूद हमने वो गिरवी नहीं रखी, वो बेचा नहीं। तो उन सारी चीजों को बेचकर जिनसे हमने कर्ज लिया है, 5 लाख रुपए 2 दोस्तों से और 50,000 रुपए उस प्रीस्ट से, वो सब बेचकर उनको पैसे चुका दें। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि जो हमारी दोनों की बॉडी है वो एक मेडिकल कॉलेज में रिसर्च के लिए डोनेट कर दिया जाए, उनका अंतिम संस्कार ना हो। उनकी आखिरी ख्वाहिश के हिसाब से पुलिस ने यही किया, उनकी बॉडी को रिसर्च के लिए अस्पताल को डोनेट कर दिया। अब जब इन दोनों की पूरी कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि डी नाजरत यहीं स्कूल में 10वीं तक पढ़े, इसी बीड़ी गांव में, बेलगावी के। इसके बाद हायर एजुकेशन के लिए वो मुंबई चले गए। मुंबई से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और फिर मुंबई में ही सेक्रेटरिएट में, महाराष्ट्र सरकार के सचिवालय में उनकी नौकरी लग गई। उन्होंने वही नौकरी की। 1995 में वो रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि चलो अब अपने पैतृक गांव चलते हैं। दोनों पति पत्नी रिटायरमेंट के बाद इस गांव में लौटे। इन्होंने एक खूबसूरत सा घर बनाया अपनी मां के नाम पर, सबीना बिला, और दोनों वहीं रहने लगे। इनके घर से कुछ ही दूरी पर इनके एक रिश्तेदार भी रहते थे। उन रिश्तेदार ने बाद में जब ये सच्चाई सामने आई तो बताया कि वो दोनों इतने खुददार लोग थे कि कभी किसी से कोई काम नहीं करवाते थे। इस उम्र में भी 80 पार होने के बाद सब कुछ खुद से करते थे। बस एक कसक थी, उन दोनों की कोई औलाद नहीं थी। अपना वक्त वो प्रेयर में या फिर घर के अंदर गुजारते। कभी किसी से मदद नहीं ली, लोगों की मदद जरूर की, बट अफसोस उस रिश्तेदार को इस बात का है कि अगर एक बार, सिर्फ एक बार वो अपनी इस परेशानी को शेयर कर लेते किसी भी अपने खास दोस्त से, चर्च में प्रीस्ट से, रिश्तेदार से, किस तरह के फोन आ रहे हैं, तो शायद ये नौबत नहीं आती और उन्हें ये बताया जा सकता था कि साइबर फ्रॉड नाम की एक चीज चल रही है। लेकिन इज्जत और शर्म के मारे वो खामोश रहे और इस तरह से अंत दुखद हो। इसीलिए मैंने जो शुरू में कहा था कि अगर कभी ऐसी कोई चीज हो तो उसे शेयर जरूर करें, ये सोचकर मुंह बंद मत रखिए कि लोग क्या कहेंगे, इज्जत का क्या होगा, समाज क्या सोचेगा, कोई मतलब